तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग को सॉल्यूशन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। वही हम लोग शुरू किए हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। इसको कहते हैं अणुसंघ गुण। अणुसंघ क्वालिटेटिव। तो इंग्लिश वाला जो वर्ड है इसको देखकर बहुत दिमाग में हलचल नहीं मचता है, क्योंकि हम लोग जो है हिंदी भाषी क्षेत्र, भोजपुरी भाषी क्षेत्र के पैदा हुए तक का हाल बा, वो माई बोल, बाबू बोल, भैया बोल, चाचा बोल, चाची बोल, ये हम लोग शुरू किए। तो भोजपुरी का कोई शब्द अगर नहीं भी सुने हैं तो सुनकर, या हिंदी का शब्द सुनकर समझ जाते हैं क्या है। यहां लिखा अणु। अच्छा, ये हम पढ़ किसके चैप्टर में रहे हैं? बिलियन में, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बिलियन का कुछ गुण होता है, तो लिखा है अणुसंघ गुण, यानी अणुओं के संख्या पर जो गुण निर्भर होता है उसी को अणुसंघ गुण कहते हैं। सिंपल सा बात है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहता है कि वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट्स के नंबर पर निर्भर करता है, सॉल्यूट के नेचर पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? अणुसंघ गुण। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं अणुसंघ गुण। तो देखिए वहां पर लिखा हुआ है बिलियन का वह गुण जो विलय की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, आप नहीं देख रहे, कौन सा पेज देख रहे हैं? नहीं, क्या लिखा है? बिलियन का वह गुण जो विलय के संख्या पर निर्भर करता है। लिखा हुआ जो, हिंदी में लिखा हुआ है जो के काट कर वहां लिखना है ना। ना कि विलय के प्रकृति पर उसे अणुसंघ गुण धर्म कहते हैं। ठीक है, आपको लिखा हुआ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन number of solid particles and does not depends upon nature of solid particles are called qualitative properties। ठीक है, अब वहां नीचे 2-3 पॉइंट बनाए गए हैं आप लोगों के लिए कि सॉल्यूट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी अणुसंघ गुण विलय के संख्या पर निर्भर करता है। और नीचे फिर 3 कॉलम बनाए, 3 पॉइंट दिया गया है कि इस पर निर्भर नहीं करता है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर निर्भर नहीं करता है, सॉल्यूट के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट पर निर्भर नहीं करता है, यानी संरचना पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा, कंपोजिशन पर भी निर्भर नहीं करता है। नेचर पर निर्भर नहीं करेगा, स्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं करेगा, कंपोजिशन पर निर्भर नहीं करेगा, संगठन पर निर्भर नहीं करेगा। वही हम चाह रहे थे, कोई तो पूछे कंपोजिशन क्या है। जैसे आप देखिए, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वह होता है C6H12। ठीक है, अब इसका नेचर पर निर्भर नहीं करेगा। अब कंपोजिशन का मतलब कहते हैं किससे किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इससे निर्भर नहीं करेगा। स्ट्रक्चर की बात है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6। ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही होता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इस तरह से आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज है, तो इसके स्ट्रक्चर पर भी निर्भर नहीं करता है, और ना कंपोजिशन पर। जैसे मान लीजिए यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे। तो इस पर भी निर्भर नहीं करता है, यानी कंपोजिशन हो गया। जैसे नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन, कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है,
इसमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तो जिससे बना है उस पर निर्भर नहीं करता है, ना स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, ना नेचर पर निर्भर करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी प्रॉपर्टीज में हार जीत होती है वोटों की संख्या पर, ना कि वोटरों की प्रकृति पर। कि अगर कोई नेता जीतता है तो ये थोड़ा बताया जाता है कि कितने डॉक्टर दिया है, कि इंजीनियर दिया है, कि बेरोजगार दिया है, कि रोजगार वाला दिया है, कि बिजनेसमैन दिया है, या किस कास्ट का दिया है, किस धर्म का दिया, ऐसा तो नहीं होता है। केवल संख्या पर जिसको जितना ज्यादा वोट मिला रहता है वो विजयी होता है। तो उसी तरह से यहां पर छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा दिया है या नाटा आदमी दिया है, ऐसा कुछ निर्भर नहीं होता है। तो जो अणुसंघ गुण धर्म है वह निर्भर करता है केवल विलय के संख्या पर, और किस पर निर्भर नहीं करता है। तो विलय के प्रकृति पर, विलय के संरचना पर, विलय के संगठन पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो यहां पर यह जो अणुसंघ गुण होता है 4 प्रकार का होता है। तो उसमें पहला हम लोग लिखे हैं क्या जी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब वेग अपेक्षित और डबल, अपेक्षित और डबल। ठीक है। दूसरा हम लोग लिखे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। इसको कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। अगर नहीं समझ में आए तो लिख देना है। तीसरा है डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। डिप्रेशन है, डिप्रेशन बना लेना है। डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। दिमाग का और नमन, दिमाग का और चौथा लिखे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको कहते हैं परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। 4, 1 2 3 4। विद्यार्थी जैसे हम आपको देख रहे हैं चेहरा पर, तो आपके चेहरा पर एकदम फ्लैट है, यानी जैसे लग रहा है कि आप शरीर से तो यहां हैं लेकिन मन से यहां नहीं। जैसे उनको भी हम देख रहे हैं, ये भी हाँ जी आज आपको इनको भी देख रहे थे, शरीर से यहां लेकिन मन से क्लास से बाहर। भाई साहब आपका फोन आ गया था। ठीक है। तो आप तो भैया कहीं के नहीं रहे। बता देते हैं, जो 2-4 लोग हैं इन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अगर आप समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा तो ऐसे जब रहिएगा, जैसे कि हम बोल रहे थे ना, तो आपको सीट में देखना चाहिए था जो लिख कर आपको दिए हैं। कैसे यहां बच्चा पकड़ लिया है कि हम वहां पर मिस एरर हुआ है, लेकिन आप नहीं देख रहे थे। आप एकदम जैसे लग रहा था ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और इस स्थिति में आप कुछ दिन में कहिएगा कि इनका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा। गलती आपकी है नहीं। खेत खाए गधा अब मार खाए जोला। मतलब जो गधा जो होता है, जोला धोबी करता है। धोबी जब जाता है कपड़ा लेकर नदी उदी में, तो गधा पे लाद कर लेके आता है, तो उधर कपड़ा साफ करने का फिर में रहता है। गदावा चल छोड़ता है चरने के लिए, तो गदावा चला गया किसी खेत में चरने, तब गदावा का मार के क्या होगा, क्योंकि वो जोलाहा जो था, धोबी जो था, उसका काम था कि उसको बांध कर रखना। वो चर गया, उसका खेत फसल चर गया। तो जो खेत का मालिक था वो मारा किसको,
दुल्हन धोबी तो खेत खाए गधा मार खाए तो गलती आप कीजिए, क्लास पर ध्यान पूर्वक नहीं दीजिए और दोष हमारे सर पर फोड़ दीजिए, ये बात ठीक नहीं। अब मान लीजिए कि आपको हम पूछे, जैसे आप बता देंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस पर निर्भर करता है, आप बता दीजिए हमको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस पर निर्भर करता है, बताओ। ये जो प्रॉपर्टीज है ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, किस पर निर्भर करे? विलय के संख्या पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सोचिए इतनी बड़ी बात आपको नहीं दिमाग में हो सकता कि नंबर पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको डेमोक्रेसी प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ये नंबर पर डिपेंड करता है, नंबर के घटने बढ़ने से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा। किस पर नहीं करता वो 3 को पॉइंट बताए हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर निर्भर नहीं करता है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर निर्भर नहीं करता है, इस 3 चीज पर निर्भर नहीं करता। अगर यही सवाल आपको आ जाए, यही 4 ऑप्शन दे दें कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करता है। अब यहां देखिए कि यहां पर ये 4 ठो है, ठीक है। अब कहता है जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सीपी हम लिख रहे हैं, अगर सीपी में लिख दे वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर जो है वाष्प दाब, यह क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। और ऑप्शन में दे दिया वेपर प्रेशर, तो वह नहीं है, तो कौन है भैया? तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अगर खाली ये भी लिख दे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी, तो ये भी नहीं। क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कमी, यह क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ना वाष्प दाब ना वाष्प दाब में कमी। देखिए कितना, अगर आप कंसंट्रेट होकर नहीं समझेंगे तो सारा ऑब्जेक्टिव मार्क आएंगे। अब तीसरा अगर लिखा रहे कहीं पर बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, तो क्वथनांक भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का उन्नयन यानी वृद्धि, वह हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। जैसे मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट हमारा हिमांक, ये भी हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक का अवनमन माने होता है कमी, अवनमन मतलब होता है कमी। जितना घट जाता हो, यहां पर वृद्धि मतलब जितना बढ़ जाता हो। अब देखिए कितना बड़ा मिलता जुलता वर्ड है, अगर ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव गलत करके आएंगे, इस बात का 100% गारंटी है। पांचों ऑस्मोसिस, परासरण नहीं है, यहां ऑस्मोटिक्स प्रेशर है, यह नहीं है। अब जरा देखिए सारा मिलता जुलता वर्ड है, परासरण दाब है लेकिन ऑस्मोसिस नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर है लेकिन ऑस्मोसिस नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। इसी 4 को ही हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कि इसी ऑप्शन में हमने दे दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, 3 इसमें से 1 इसमें से, तो अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो 100% सही बनाकर आएंगे, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो 100% रॉन्ग करके आएंगे, गलत करके आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लास में जब बैठी हो, आपका कुछ भुला गया है, कोनो दिल तोड़ दिया है, कोनो छोड़ दिया है,
हेलो कि मेरा रू भाग ऐसा तू बैठल बड़ो हे लोग के भी हाल कुछ ऐसा के लागत ये भाई ये उम्र में चेहरा पर इतनी गंभीरता यार अच्छी नहीं है। हम लोग इस उम्र में गंभीर नहीं है। थोड़ा इतना कौन बेचारा हो जाएगा शरबत पिए बा नोट कर लो। ध्यान से समझिएगा, बहुत माने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहां देखिए ये सॉल्वेंट है, लिक्विड है, ये सब हमारा सॉल्वेंट। इसमें हमने ले लिया बाबू लिक्विड। क्या ले लिया है? द्रव ले लिया है। और हम जानते हैं कि जो द्रव होता है वॉलेटाइल होता है। द्रव कोई भी हो, कोई भी अगर द्रव है तो वाष्प बनाएगा। क्यों बनाएगा? तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में टकराते रहते हैं। कब कर रहे हैं? क्या पूछ रहे? बस हमें तो कैसे जानता है ना? ये जो द्रव के मॉलिक्यूल है, ये सारे द्रव के मॉलिक्यूल ये आपस में टकराते रहते हैं, कॉलिजन्स करते रहते हैं, टक्कर होता है। ठीक है, एक हुआ बताओ कि क्यों टकराता है? वेपर बनाने के लिए। बहुत बढ़िया, क्यों बताओ? वेपर बनाने के लिए टकराता है। सोचिए जब तुम लोग टकराएगी, ये भैया ये द्रव है, लिक्विड है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम है सॉलिड से। और जब अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वो घूमेंगे। घर में डिसिप्लिन कम है तो लड़का वो आएगा। 10 गो लड़का है तो वो आएगा, कौन एम कहेगा, कौन टैंक कहेगा, कौन फैन कहेगा, आप होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम है, डिसिप्लिन नहीं है। और जिस घर में डिसिप्लिन है, अट्रैक्शन फोर्स है, मम्मी पापा का डर, के किसी भी स्थिति का डर है, नहीं करना। ये चूंकि ये हमारा काम नहीं है लड़ना, हमारा काम है पढ़ना। वो पढ़ने में ही उसे घर में पता ही नहीं चलता है कि बच्चे हैं। आज इस घर में डिसिप्लिन नहीं है, होते रहते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स नहीं, कम है। कम है कि सभी लिक्विड घूमते रहते हैं, वॉकिंग करते रहते हैं। कौन इधर जाता है, कौन उधर जाता है, कौन ऊपर, कौन नीचे, डिफरेंट वेलोसिटी से घूमते हैं। और जब घूमते हैं डिफरेंट वेलोसिटी से, आपस में भी टकराते हैं और दीवार के साथ भी। और उस टक्कर के दौरान कुछ मॉलिक्यूल का ऊर्जा क्या हो जाता है? ज्यादा। कौन कॉस का ठोका जाता है, कौन के भाग जाता है, मोलक। क्या अभी एनर्जी ज्यादा हो गया? तो बाप रे बाप करते यहां नहीं आ जाएगा, नहीं तो होगा। बाप आया, अगर मान लो बाप आ गए, बाप यहां पर कौन है? हीट। बाप कौन है? हीट दे दिया, एनर्जी दे दिया। अब तो और बस करके बाप तो बताओ, ज्यादा चिल्लाते हुए भागेगा? अगर ज्यादा बाप आ गया तो ज्यादा चिल्लाते हुए बाहर जाएगा। हीट बढ़ा दोगे, टेम्परेचर दे दोगे, इसको हीट दे दोगे, इसमें टक्कर क्या होगा? ज्यादा टक्कर होगा तो ज्यादा बाप बनाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि बाप नहीं आया है, हीट नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल पर भी तो टक्कर होगा, तो उसमें भी वेपर बनाएगा। तो यहां पर क्या हो गया? वेपर। यहां हो गया वाष्प। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि लिक्विड से वेपर बनता है और वेपर भी प्रेशर जनरेट करता है, उससे फिर यह लिक्विड बनता है, तो साम्य अवस्था में आ गया। तो उस एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जब वेपर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, साम्य अवस्था में होता है, तो वेपर के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है उसी को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। ये तो है। अब आइए, हमने क्या किया कि हमने यहां पर सॉल्यूट ले लिया,
4 5 और 6। और ये जो हम सॉल्यूट लिए हैं, सॉलिड सॉल्यूट लिए हैं। क्या लिए हैं बाबू? सॉलिड सॉल्यूट, यानी ठोस विलय लिए। ठोस विलय। अच्छा, ये ठोस विलय ऐसा लिए है जो वाष्प नहीं बनाता है, नॉन वोलाटाइल। क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल लिए। क्या लिए है? नॉन वोलाटाइल और वाष्पशील। जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, जैसे हमारा चीनी हो गया, जैसे हमारा यूरिया हो गया, जैसे हमारा नमक हो गया है, ये लोग वाष्प बना के उठता है। कभी चीनी का डब्बा खुल जाता है, एक डिब्बा फुल चीनी है, शाम तक आधा हो जाता है। हाँ, आधा होता था, हम लोग क्या करते थे, फाँकते थे चुरा चुरा। माँ कहीं जाती थी, बच्चा में माँ कहीं जाती थी तो उड़ा जाता था, एक चम्मच फाँक लेता था। तो मानो 3 4 भाई बहन है, तो सब जाके एक बार चम्मच फाँकता था लुका लुका के। तो मान लो पूरे चीनी का हुआ, वो खई लगा तो वाष्प बनकर उड़ता तो नहीं था। तो ये हमारा नॉन वोलाटाइल है और वाष्पशील। अब देखिए यहां पर इसको हमने इसमें क्या किया, डाल दिया इसमें। अब यहां पर 3 तरह का केस होने वाला है। 3 तरह का केस होगा। अब ये हमारा इको है, 6 गो है। 1 2 3 4 5 6। अभी जो 6 गो सॉल्यूट गया, तो इस सॉल्यूट के चारों ओर से सॉल्वेंट का पार्टिकल क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। इसके चारों, तब ना सॉल्यूशन होमोजेनियस बनेगा। कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स उसके बीच में चला आता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच। तो यहां पर जब चला आया तो सॉल्वेंट का पार्टिकल इसको क्या किया, पकड़ लिया। इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। और बाकी कुछ यहां पर फ्री है, ठीक है। यानी ये हमारा क्या है बाबू, सॉल्यूट पार्टिकल है, विलय का कण है। अब देखो, इसको यहां पकड़ लिया है सॉल्वेंट, तब नीचे नहीं आता है, पेटी में नहीं बढ़ता है। पानी का चीनी का शरबत बनाते हैं तो बनाकर रख देंगे तो हमेशा के लिए चीनी, जब पहले का घूंट से मीठा लगेगा। तो यहां जो विलय का कोण है वो नीचे नहीं आता है। तो अब जरा देखिए, तो यहां पर तो एक भी सभी का सभी सॉल्वेंट फ्री था, और यहां पर तो कुछ सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्वेंट का कुछ मॉलिक्यूल किसको पकड़ लिया, सॉल्वेंट। तो जैसे मान लो लड़कों सब हल्ला कर रहा था, तले फूफा आ गए। तो जैसे फूफा आए तो दुगड़ा चला गया गोड़ हाथ धोने के लिए, नाश्ता कराने के लिए नहीं। तब हल्ला करने वाले की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो हल्ला कम होगा कि ज्यादा, हल्ला कम होगा। यानी यहां पर वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा। वेपर क्या बनेगा, कम। तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अच्छा, यहां को था 6, और 6 का 6 ही रह गया, उसके संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुआ। एक काम यह हो सकता है, यह होगा, इसमें यह होगा कि आपने यहां डाला 6, लेकिन यहां 6 नहीं जाकर ये 12 हो गया। यह टूट गया, डिसोसिएट हो गया। क्या कहेगा, टूट गया, डिसोसिएट हो। तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर तो ज्यादा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है, विलायक के ज्यादा कण इन लोगों को पकड़ लेंगे। बोलो, यहां पर इनको, अच्छा यहां तक 6 गो था, यहां को हो गया 12 हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट का पार्टिकल इन्वॉल्व हो गया किसमें, सॉल्यूट को अट्रैक्ट करने में। तो अब यहां पर कॉलिजन्स क्या होगा, कम। तब यहां पर वेपर क्या होगा, कम बनेगा।
यहां वेपर क्या बनेगा? कम बनेगा, क्योंकि यहां जो हुआ है, यहां पर ये हो गया है डिसोसिएशन। क्या हो गया है? डिसोसिएशन। इसको कहते हैं विघटन। यानी जो सॉल्यूट को हम डाले 6 समझकर, जाकर हो गया 12, जाकर हो सकता है 13, जाके उसकी संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। या इसमें से एक केस और हो सकता है। और क्या होगा ये समझ। एक कितना है? 6, और यहां जाकर ये हो गया 3, मतलब वो आपस में जुड़ गए। 6 को था तो दूधू बड़ा जुड़ गया। इसको कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएट हो गया, समायोजित हो गया, समायोजित। तो अब देखो, अब यहां पर क्या है कि जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, अब तो ज्यादा ना फ्री है, बोलो, अब तो ज्यादा फ्री है, तब यहां पर वेपर क्या होगा? ज्यादा बनेगा वेपर। यहां क्या बनेगा? वेपर ज्यादा। यानी विलय जो है, इसके केस में नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, ना विघटित हो और ना समायोजित हो। यानी जितना हम डालें उतना ही चला गया। तो हम जो उम्मीद करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वह हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वही आएगा जो हम उम्मीद करते हैं, जब विलय ना डिसोसिएट होता हो, ना मतलब जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे, जितना आप उम्मीद करेंगे, उतना ही वास्तव में अपेक्षित अवनमन होगा, उतना ही क्वथनांक में उन्नयन होगा, उतना ही हिमांक में अवनमन होगा, उतना ही प्रासरण दाब होगा। यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वही होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वही होगा जो आप एक्सपेक्ट करेंगे। क्यों? कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। तो जितना नंबर डाले वही रह गया, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी वही होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी वही होगा। लेकिन अगर डिसोसिएट हो गया, तब तक यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया? बढ़ गया। तो जो आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उम्मीद कर रहे हैं वह नहीं होगा, वह क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी केस में जब टूटेगा तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब जो आप उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं होगा, उससे अलग होगा। और इसके केस में क्या हो जाएगा? ज्यादा। और इसमें क्या हो जाएगा? वो भी उम्मीद के बाहर के। तो यहां क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया? कम। ठीक है। तो अब देखो कि अब हमको जब भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें आएंगी, तो हमको सोचना होगा कि यह जो सॉल्यूट है वह क्या कर रहा है। अगर ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, तो वह इस तरह का केस होगा। तो ऐसे विलियन में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होगा सीपी, वो नॉर्मल होगा, समान होगा। क्या होगा? सामान्य। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जितना हमने डाला है वही मिल रहा है, लेकिन इसमें बढ़ जा रहा है, इसमें। तो इसके केस में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होगा वह क्या होगा? एबनॉर्मल, असामान्य। क्या होगा? असामान्य। ये तो समान होगा इसमें, और ये क्या होगा? असामान्य। तो अगर तुमसे कहें कि समान क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? तो जब सॉल्यूट का पार्टिकल ना डिसोसिएट होता हो ना, तो उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे? नॉर्मल। और जब सॉल्यूट का पार्टिकल आइदर डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, तो उसके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, और उसको क्या कहेंगे? एबनॉर्मल। क्या कहेंगे? तो हमारे लिए यहां कितना सतर्क रहने की जरूरत है। तो इसीलिए सॉल्यूट के नेचर के आधार पर सॉल्यूट को हमने 3 कैटेगरी बनाया है, जो आपको लिख के दिया है। पहला कैटेगरी है
ना विलय विघटित होता और ना विलय समायोजित होता। तो उसमें कौन कौन आ जाएगा, याद रखना है, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये सब होगा। और एक है कि सॉल्यूट डिसोसिएट, एक तुम्हारा क्या है डिसोसिएट। तो देखो जैसे तुम लोग जितना भी साल्ट लोगे वाटर में डालोगे तो डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा। जैसे NaCl डाल दिया, KCl डाल दिया, देखो ये जितना भी तुम डाल रहे हो तो अच्छा एक बात याद रखना है, नहीं इसमें क्या करना है, सॉल्यूट डिसोसिएट इन नाइदर काट दिए, सॉल्यूट डिसोसिएट इन सोल्यूशन, नाइदर काट दिए, सॉल्यूट डिसोसिएट इन सोल्यूशन, यानी सॉल्यूट डिसोसिएट कर जाता है सोल्यूशन। तो जितने भी साल्ट है आप देख रहे हैं, अगर उस तरह से सॉल्यूट मिल गया तो क्या समझोगे, फिर पलटूपना। अब देखो उसमें फॉर्मिक एसिड, जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर वाटर में ले लिए तो डिसोसिएट हो जाए, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगा। अच्छा एक केस है एसोसिएशन का, सॉल्यूट टू एसोसिएट इन सोल्यूशन। तो उसके बगल में लिखना कि जो भी हम रिएक्शन लिखे हैं आप लिख लीजिएगा बेंजीन में, इन बेंजीन लिख लीजिए। तुम्हारा कहां, तुम नहीं लिख रहा है, कहां पर लिखा हुआ है, दिखाओ तो भाई। बेंजीन, इन बेंजीन, वो जितना भी काम हो रहा है बेंजीन में। अब देखो विद्यार्थी, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और ये होता है नॉन पोलर। क्या होता है, यानी इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इस तरह से होता है। अब जितना भी जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड है, ये हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड। ये हमारा जो फॉर्मिक एसिड है, यहां देखना, इसके पे स्लाइटली नेगेटिव हो, इस पर स्लाइटली, यहां स्लाइटली नेगेटिव, यहां स्लाइटली। तो दो मॉलिक्यूल इसका आपस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, बना लेगा। और बना लेने के बाद दो अणु मिलकर क्या हो गया, एक। दो अणु मिलकर क्या हो गया, एक। तो इस अणु को हम कहते हैं डाइमर। क्या कहते हैं, द्वितीयक। तो देखो 3 एग्जाम्पल तुमको दिए हैं, लेकिन वो सारी घटना कहां होगी, बेंजीन में। अच्छा यही कंपाउंड अगर वाटर में डाल दोगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। लेकिन बेंजीन में डालोगे तो उसी में लिख लो बेंजीन में, लिखिए। तो सारा घटना कहां होगा, बेंजीन। अगर विलायक बेंजीन हो और उसमें फॉर्मिक एसिड डाला जाए, चाहे एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड, उसमें एक और होगा जो सबसे तीसरा में है, नहीं यहां डिसोसिएशन में यहां C3 लिखा हुआ है, C5 लिख देना, C6H5, C3 जो लिखा हुआ है ना डिसोसिएशन में, वहां पर C5, C6H5। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि विलय की कणों की संख्या घट बढ़ जा रहा है। तो हमको जो देखना है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो आप पढ़ेंगे किसका, नॉर्मल। माने हम लोग जो सॉल्यूट लेने वाले हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, तो उसमें जो उम्मीद कर रहे हैं वह होगा। लेकिन अगर ये सब ले लेंगे तो नहीं। बात समझ में? अगर हम कहें, कोई पूछे तुमसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार का होता है, 2। एक नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक नॉर्मल। तो नॉर्मल कब हो, जब सॉल्यूट ना नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, जब सॉल्यूट ना डिसोसिएट होता हो ना। एबनॉर्मल कब होगा, जब सॉल्यूट डिसोसिएट कर जाता हो। डिसोसिएट करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल से क्या होगा, ज्यादा। एसोसिएट करेगा, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्यों। ये तो आप लोग बोल दिए हैं और हम भी बता रहे हैं, लेकिन आगे हम बताएंगे ऐसा क्यों होगा। ठीक है, ऐसा हम बताएंगे ऐसा क्यों होगा। अब तुम लोग सोचो ना भाई, याद करो कि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कब पढ़े थे, क्या पढ़े थे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बताते हैं, वह टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, तो उसको कहते हैं बॉइलिंग। तो ठीक है, यहां पर वेपर घटेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा।
इससे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि आपके यहां वेपर कम बना, तो ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब ना इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? बढ़ जाए। जैसे मान लो इसका ये वाटर है, यहां पर क्या है? वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100.5 डिग्री सेल्सियस। तो कितना सा बढ़ गया? 0.5 डिग्री सेल्सियस। उसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो उसके रेस्पेक्ट में यहां तो वेपर और घट गया, यहां वेपर क्या हो गया? तो इसका और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तब ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 100.7 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि यहां वेपर बहुत कम बना, तो ज्यादा टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? तो इसमें एलिवेशन कितना का हो गया? 0.7 का। तो जो एलिवेशन होगा यहां 0.7 का, यहां पर कितना है? तो इसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो जब पार्टिकल डिसोसिएट होगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। और इसके केस में ये हो गया 100.1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहां वेपर ज्यादा है, तो उसके तुलना में तो ज्यादा होगा, तो इक्वमेट टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? तो इसमें एलिवेशन कितना का हो गया? 0.1 का। तो इसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया? घट गया। तो जब एसोसिएट होगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जब डिसोसिएट होगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल से, इससे नॉर्मल से बढ़। अब देखिए सारा पिक्चर जैसा क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर?